भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लंबा संघर्ष, असंख्य विचारों और ऐतिहासिक फैसलों की कहानी है। ब्रिटिश रूल के दौरान जब भारतीयों पर थोपा गया हर कानून सवालों के घेरे में था, तब कुछ भारतीयों ने सपना देखा, एक ऐसे संविधान का जो पूरी तरह भारतीय हो। क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक और नेहरू से लेकर अंबेडकर तक, इस असेंबली में गूंजे वो शब्द जिन्होंने एक नेशन को रिपब्लिक बना दिया। आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माण की पूरी कहानी, संघर्षों से लेकर सपनों तक का सफर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। द बर्थ ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1946। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडिया का राजनीतिक चेतना क्षेत्र एकदम उफान पर था। सालों से ब्रिटिश रूलर्स भारतीयों पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स थोपते आ रहे थे, जो उन्हीं के द्वारा बनाए गए और भारतीयों की सहमति के बिना लागू किए गए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1909, 1919, 1935। इन्हीं दिनों में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसंत और बाद में M.N. रॉय जैसे नेताओं ने ये मांग उठाई कि भारत को अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे 1935 में अपनाया और 1936 के लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने गरजते हुए कहा, भारत का संविधान केवल भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। इस मांग की पृष्ठभूमि में ये भावना भी थी कि ब्रिटिश एनेक्टेड रिफॉर्म्स भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की केवल झलक भर देते थे, परंतु वे जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते थे। द विंड्स ऑफ वॉर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिस, 1942। विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को शांत करने के लिए भेजा क्रिप्स मिशन। उसने एक प्रस्ताव रखा, भविष्य में भारत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश टर्म्स पर। कांग्रेस और बाकी दलों ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण सॉवरेंटी की गारंटी नहीं थी। क्रिप्स मिशन में ये भी कहा गया था कि प्रोविंसेस को अलग होकर यूनियन से बाहर रहने का अधिकार दिया जाएगा, जो अंततः पार्टीशन की ओर इशारा करता था। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसने पहली बार एक पूर्ण भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा। द कैबिनेट मिशन ब्लूप्रिंट, द असेंबली इज बॉर्न। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने कहा कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जिसकी विशेषताएं होंगी। कुल सदस्य 389, 296 सदस्य ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट्स से। इस असेंबली का गठन इस प्रकार किया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की मांगें आंशिक रूप से पूरी हों। एक ओर यूनाइटेड इंडिया, दूसरी ओर ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ब्रिटिश इंडिया से आने वाले 296 सदस्य चुने जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जनरल 155, मुस्लिम्स 78, सिख्स 6, शेड्यूल्ड कास्ट्स 33, अदर्स एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, पारसीज 24। प्रिंसली स्टेट्स को 93 सदस्य नॉमिनेट करने थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में असेंबली में आने से इनकार कर दिया। इसलिए शुरुआत में केवल 211 सदस्य उपस्थित रहे। प्रिंसली स्टेट्स की अनिच्छा का कारण था उनकी आशंका कि इससे उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी समाप्त हो जाएगी। प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, K.A. मुंशी, H.C. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, दाक्षायणी वेलायुधन, T.T. कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। द कर्टेन राइजेस, 9 दिसंबर 1946।
9 दिसंबर 1946 न्यू दिल्ली की सर्द सुबह कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो अब सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें पहली बैठक हुई। उपस्थित सदस्य 211। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। इस बैठक के दौरान ये स्पष्ट कर दिया गया कि असेंबली पूरी तरह नॉन पार्टीशन डिलिबरेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी, न कि केवल कांग्रेस प्रभावित संस्था के रूप में। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, नेहरूज ड्रीम इन वर्ड्स। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो भविष्य में प्रियम्बल का आधार बना। इसमें तय किया गया कि भारत होगा अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स की सुरक्षा। ये रेजोल्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करता था और इससे ये संदेश भी गया कि असेंबली सेक्युलर वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेगी। द मुस्लिम लीग वॉक्स आउट। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उन्होंने ये कहते हुए बहिष्कार जारी रखा कि असेंबली मुस्लिम्स का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। जब माउंटबैटन प्लान 3 जून 1947 ने पार्टीशन स्वीकार कर लिया, तब मुस्लिम लीग के सभी सदस्य असेंबली से बाहर हो गए। अब ये असेंबली पूरी तरह से भारतीय बन चुकी थी। पार्टीशन के बाद असेंबली का कॉम्पोजिशन बदल गया। अब ये केवल इंडियन डोमिनियन का संविधान बना रही थी, न कि यूनाइटेड इंडिया का। द ड्राफ्टिंग बिगिंस, कमिटीज एंड द आर्किटेक्ट। संविधान सभा ने कुल 22 कमेटियां बनाई थीं, जिनका काम अलग अलग विषयों पर सुझाव देना और डिजाइन तैयार करना था। कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही समिति संविधान का अंतिम डिजाइन लिखने के लिए जिम्मेदार थी। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने केंद्र सरकार की शक्तियों पर काम किया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने राज्यों के लिए संविधान तैयार करने पर सुझाव दिया। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड छोटे समुदायों, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। इस समिति ने मौलिक अधिकार और छोटे समुदायों की सुरक्षा पर काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। इस समिति का काम था संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक महान कानूनविद, अर्थशास्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता। एन गोपाल स्वामी अयंगार, कश्मीर के पूर्व दीवान और अनुभवी प्रशासक। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक बहुत प्रसिद्ध वकील। के ए मुंशी, वकील, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी। टी कृष्णमाचारी, एक उद्योगपति जो बाद में भारत के वित्त मंत्री बने। बी एल मित्तर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह एन माधव राव को लिया गया। डी.पी. खेतान, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह टी कृष्णमाचारी को चुना गया। अंबेडकर का चयन केवल सिंबॉलिक नहीं था, यह उनके लीगल ब्रिलियंस और क्लैरिटी की मान्यता थी। अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट, असेंबली ने करीब 165 बैठकें की। अडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949। एनफोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950, 1930 के पूर्ण स्वराज डे की स्मृति में। कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थीं। इसने कई महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक लॉज पास किए जो नई सरकार के लिए आधार बने। असेंबली ने इन मॉडल्स को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, बल्कि इंडियन रियलिटीज के अनुसार अनुकूलित किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ भारतीय अनुभवों का ही नतीजा नहीं था, ये दुनिया भर के संविधान मॉडल से प्रेरित था। इंग्लैंड से सीखा, संसद की सरकार और कानून का पालन। अमेरिका से लिया, लोगों के अधिकार और अदालत की ताकत। कनाडा से मिला, मजबूत केंद्र सरकार और बाकी ताकतें केंद्र के पास।
आयरलैंड से मिले सरकार के लिए अच्छे काम करने के नियम। ऑस्ट्रेलिया से आया एक साथ केंद्र और राज्य की सूची। जापान से लिया कानून कैसे बनाए जाए इसकी प्रक्रिया। फ्रांस से मिला आज़ादी, बराबरी और भाईचारा का विचार। दक्षिण अफ्रीका से सीखा संविधान में बदलाव कैसे करें। जर्मनी से मिला आपातकाल के समय सरकार की ताकत। अ मिनी इंडिया, द डाइवर्सिटी ऑफ द असेंबली। 15 महिला सदस्य जैसे सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षयानी वेलायुधन। SC/ST रिप्रेजेंटेशन, डॉक्टर अंबेडकर, दक्षयानी वेलायुधन। माइनॉरिटीज, फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन, HP मोदी, पारसी, जोसेफ निकोलस, क्रिश्चियन। रिलीजियस वॉइसेस, सिख, मुस्लिम, नॉन लीग, क्रिश्चियन, पारसी। रीजनल और लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन, पूरे भारत से सदस्य। ऑक्यूपेशनल वैरायटी, जज, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रीडम फाइटर, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑथर, सोशल वर्कर। ये डाइवर्सिटी ही असेंबली को मोरल लेजिटिमेसी और सामाजिक स्वीकार्यता देती थी। एपिलॉग, अ ड्रीम रियलाइज्ड। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, भारत बना एक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने संघर्षों, बहसों और विचारों के बीच संविधान का निर्माण किया, उसने भारत को वह चीज दी जो किसी विदेशी शासन ने कभी नहीं दी। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रीलिम्स 2020 क्वेश्चन। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। बी, ये ना तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही इसका कोई लीगल इफेक्ट होता है। सी, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका वही लीगल इफेक्ट होता है जैसा बाकी संविधान का। डी, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके कोई एनफोर्सेबल प्रोविजंस नहीं है। सही उत्तर है डी, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके कोई एनफोर्सेबल प्रोविजंस नहीं है। प्रियम्बल को 1949 में अपनाया गया था। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी इसे आप फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में लागू नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स लिंकेज। हाल की कई PILs में कोर्ट्स ने फिर से ये दोहराया कि प्रियम्बल एक इंटरप्रेटिव टूल है, पर इससे सीधे कोई जस्टिशेबल राइट्स नहीं निकलते। मेंस 2015 क्वेश्चन। Discuss the composition and functioning of the Constituent Assembly that drafted the Constitution of India. Introduction. भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसने भारत की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को आकार देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। कॉम्पोजिशन। कुल 389 सदस्य। पार्टीशन के बाद ये संख्या 299 हो गई। सदस्य चुने गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। इसमें प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और माइनॉरिटीज का प्रतिनिधित्व शामिल था। फंक्शनिंग। कुल 11 सेशंस और 165 दिन तक चली गहन बहस। कई अहम कमिटीज बनी, जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी, चेयर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर्स कमिटी, फंडामेंटल राइट्स कमिटी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव कैरेक्टर। महिलाओं का समावेश, 15 महिला सदस्य। माइनॉरिटीज का भी प्रतिनिधित्व, जैसे फ्रैंक एंथनी, हसा मेहता। ओपन डिबेट्स में शामिल थे विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोग, गैंडियंस, लिबरल्स, सोशलिस्ट्स। फिलोसॉफिकल एंड स्ट्रक्चरल विजन। संविधान को बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, आयरलैंड और इंडियन नेशनलिस्ट थॉट से प्रेरणा लेकर। कंक्लूजन।
हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल सफरेज से नहीं चुना गया था, फिर भी ये भारत के लोगों की कलेक्टिव पॉलिटिकल विल को दर्शाती है। इसकी सबसे बड़ी देन है एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का निर्माण करना। करंट अफेयर्स लिंकेज। आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बहसें हैं, उनकी जड़ें इसी असेंबली के डिबेट्स में हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार इन असेंबली डिबेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के तौर पर रेफर करता है।